अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी फिजिक्स लेक्चर प्रिपरेशन में लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था दैट वाज अबाउट द ड्रॉप ऑब्जेक्ट। ड्रॉप ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हमने कैसे फाइंड करने हैं। Now we are moving toward the lecture number 2 in which we have included the topic thrown object and the projectile motion। दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक थ्रोन ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उनमें हमारे पास कौन कौन सी पैरामीटर्स है जिनको हमने फाइंड करना होता है। आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो सम सैम्पल क्वेश्चंस है, उनको हम देख लेंगे। स्ट्रेटजी आपको पता है कि हमारी क्या है। स्ट्रेटजी फॉर पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप इज दैट कि एफएससी टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, देन हम बीएससी टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके एमसीक्यूज और सैंपल क्वेश्चन देख लेंगे। आफ्टर दैट हम एमएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमएससी इसमें से जस्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक शिफ्ट करेंगे और एट द एंड हम सैंपल क्वेश्चन और डिस्कशन जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दैट इज द थ्रोन ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको पता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ फेंकते हो, देन आफ्टर अचीविंग सम हाइट वो ऑब्जेक्ट पर रिटर्न बैक आता है टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो थ्रोन ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता, यानी कि आप उसे वर्टिकली फेंक रहे हो उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वर्टिकली उसी पाथ में वो वापस बैक आ रहा है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में ये होता है उसमें आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आता है, जिसमें उस जब आप उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हो तो वहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप रेंज कहते हो, सम रेंज आती है। दैट रेंज इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द थीटा, यानी कि जो एंगल जिस एंगल पे आप उसको फेंक रहे होते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट थ्रोन है, यानी कि हम वर्टिकली से ऊपर फेंक रहे हो और वो वर्टिकली सेम पाथ फॉलो करके नीचे आ रहा है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो आपने फाइंड करनी होती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि आप उसको बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, यू नो द इनिशियल वेलोसिटी, आप उसकी जो हाइट है उसको कैसे मेजर कर सकते हो, वो कितनी हाइट तक जाएगा। या फिर आप ये देखते हो कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो थ्रोन ऑब्जेक्ट की हाइट पे क्या इफेक्ट होगा। आफ्टर दैट आपने देखना है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि आपके पास टाइम क्या है, कि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है, और आपने फाइंड ये करना है कि आपके पास टाइम आ रहा है कि आप थ्रोन ऑब्जेक्ट को कर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो उस कितने टाइम तक वो अपनी जो मैक्सिमम हाइट है उसको अचीव कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देखना है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी कौन कौन से हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्लीट ट्रैजेक्टरी है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिस पाथ पे जाता है उस ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका कितना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास जो एक्स एक्सिस पे होता है दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने रेंज कैलकुलेट करनी होती है। आफ्टर दैट हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और कौन कौन से पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है या कम होती है। आपको पता है कि एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है हमारे पास। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में किससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रही है। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, उसने कितनी हाइट अचीव करनी है, हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और उसमें जो आप कर रहे हैं ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है जो कि हम लोग इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास जो भी होगी हम लोग हमारे पास वो नोन होगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जब आप उसे आफ्टर सम हाइट यहाँ तक वो आ जाएगी उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पहुंचने के बाद उसकी वी एफ होगी ना वो आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है यानी कि जो ये चीज है ये आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 2as इक्वल टू नेगेटिव वी आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव है और जी जो है जी आपके पास ग्रेविटेशन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि नेगेटिव है क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट को अपोजिट टू द अर्थ फेंक रहे हैं तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो उसके टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि डाउनवर्ड होगी। तो डाउनवर्ड की वजह से आपका जो जी है नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो अचीव हाइट है दैट विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर टू जी।
यानी कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली आप थ्रो कर रहे हो और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, देन उसकी अचीव हाइट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एल्स आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करते हो तो आपके हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन आप इस रिलेशन से इजीली बता सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करने से आपकी हाइट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसके पार्ट के भारत में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा सब्जेक्ट को कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जो है वो पहुंच सके। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ई एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जब सम हाइट पे वो होगा तो ये चीज आपकी जीरो हो जाएगी। आपके पास जो जी है वो नेगेटिव जी होगा। ठीक है, तो आपके पास वी आई इक्वल टू जी टी, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। यानी कि जितना इनिशियल वेलोसिटी आप इंक्रीज करते जाओगे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो टाइम है, आप जो ऑब्जेक्ट है वो आप वर्टिकली थ्रो कर रहे हो, ठीक है ऐसे थ्रो कर रहे हो और इनिशियल वेलोसिटी भी आपको वो दे देते हैं, देन आपको कहते हैं कि आप टाइम फाइंड करें कि कितने टाइम तक ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो जी इज द कांस्टेंट, ठीक है आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है टाइम, देन आपके पास होगा टी इज इक्वल टू वी आई बाई जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें आप एक्स भी इंक्लूड करते हो और वाई भी इंक्लूड करते हो। ठीक है, projectile motion is the combination of the two motions, horizontal motion with the constant velocity. This is the most important concept you have to know कि आपके पास जो horizontal motion है वो constant velocity के साथ होती है और vertical motion किसके साथ होती है, constant acceleration के साथ होती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल जो आपके पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि आपके पास ए एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जब आप फर्दर डेरिवेट करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो की इक्वल आ जाएगी। कुछ डिस्टेंस हम देख लेते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको होगा वी नॉट एक्स टी। ठीक है, तो वी नॉट एक्स टी हम जैसे हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं वो हमारे पास बनेगा वी नॉट, तो आपके पास बनेगा वो होगा जी वी एक्स के अकॉर्डिंग भी बनेगा, ये होगा जी वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह वी नॉट वाई आपके पास क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपकी एफएससी बुक में अवेलेबल है। फर्दर आप अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी जस्ट वी नॉट एक्स बन जाएगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगी क्योंकि जी का फैक्टर हमारे पास इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास जी टी है, सॉरी ए टी है या जी टी है, यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो आपकी जीरो आ रही है। दैट्स वाई ये आपका जो ये वाला फैक्टर है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव जी के साथ जो है ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, बाकी आपके पास कुछ चीजें जो है वो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताई गई हैं, डेट आर अबाउट कि आपके पास कुछ एक हाइट बताई गई है कि आपके पास मैक्सिमम हाइट क्या होगी। बिल्कुल जो आपका सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंट्रल पॉइंट दैट इज नोन एज द मैक्सिमम अचीव्ड हाइट। ये v नॉट आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा वो है जिस एंगल पे आप इसको फेंक रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इसका दैट इज नोन एज द रेंज। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपने उनको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्योंकि ग्राफिकली भी मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें आपके जो ग्राफ्स हैं वो किस किस तरह से होंगे। मैंने आपको बताया है, अब इसमें दोनों को देखने के हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास डिस्टेंस का कौन कैसे आएगा और वर्टिकल भी कैसे होगा। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ड्रॉप ऑब्जेक्ट है तो उसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे और अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे। अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ड्रॉप, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ से आप उसको पहले थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, फिर वो उसी पाथ में नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो उसका एक्स है कंपोनेंट डिस्टेंस का वो नहीं है। इसका मतलब है ये है कि आप अगर एक्स टी का ग्राफ और ड्रॉप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज आपके वो होल पाथ में ना वो जीरो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप
एक प्रोजेक्टाइल मोशन का देखते हो तो जो उसका कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, एक्स डिस्टेंस है, तो वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम दैट ऑलवेज इंक्रीज। यानी कि आप देखो कि ये आपके एक हॉरिजॉन्टल जो है ना वो लाइन है, यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ये सारा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि y में क्या है, कि हमारे पास अगर y डिस्टेंस है वो कैसे आएगा। पहले आपने एक ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टली जो है, वर्टिकली जो है वो थ्रो किया है अपवर्ड, फिर वो उसी पास से डाउनवर्ड आया है, ठीक है। तो जो उसका y होगा दैट विल बी दिस, कि आपके पास जो y का उसका ग्राफ बनेगा यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस का बनेगा वो ये होगा, ठीक है। जब इसको आप ड्रॉप करोगे डाउनवर्ड आ रहे हो, बिकॉज ये यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम दैट विल शो अ लिटिल बिट जो है ना इसमें टिल्ट आएगा, इसकी वजह से आपको ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से शो होगा। लेकिन जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपको पहले ही पता है कि यहाँ से आप उसको थ्रो कर रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे आ रहा है और अगेन जो है वो जीरो पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस हो गया इन बोथ केसेस, ड्रॉप ऑब्जेक्ट में भी और आपके पास उसमें जो आपके एक प्रोजेक्टाइल मोशन आती है उसमें भी। नेक्स्ट है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहती है, जो वी एक्स है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे वो आपका ड्रॉप प्रोजेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो जो है आपका जो है ये हो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन के वी एक्स हो, आपका ये आपके पास वी एक्स कांस्टेंट रहता है। अगर ये कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है। और इसी तरीके से वी वाई कंपोनेंट जो है वो पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती डिक्रीज होती जाती है, जीरो पे आती है, ठीक है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यहाँ से ऊपर जाते जाते डिक्रीज होती है और यहाँ पे आके जीरो हो जाती है, वी वाई जीरो होती है। रिमेम्बर दिस, वी एक्स जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, ओनली वी वाई जो है वो जीरो होती है। और फिर दोबारा जब ये इस डायरेक्शन में आता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू होती है तो यहाँ पे हमारे पास बिकॉज ऑलरेडी डिक्रीज ही हो रही होती है, इसका मतलब है ओवरऑल हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपके पास जो इसकी एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक हो गया। ये आपकी बेसिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ऐसे क्वेश्चन पीपीएससी में पूछे जाते हैं, आपसे ग्राफ आपसे आपको दिया जाता है और वो जो आपके एग्जामिनर होता है वो सिर्फ आप ये चेक कर रहा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, क्या आपके पास अगर एक मैथमेटिकल चीज गिवन है और एक ग्राफिकल गिवन है तो क्या आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पीपीएससी के पेपर्स पास पेपर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्राजेक्टरी, ये हमारे पास सिंपल जो एफएससी का कॉन्सेप्ट है वही है, इसमें कोई न्यू चीज नहीं है कि आपने जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ठीक है। एस इक्वल टू वी आई टी वी आई वाई टी, ये वी वाई जो कंपोनेंट है ना आप उसको वो लेना है, साथ में 1/2 जी टी स्क्वायर, और वी आई वाई आपको पता है कि आपका जो वाई कंपोनेंट है वो वी आई साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। एस जो है वो हमने इसलिए जीरो लिया है कि आपका जो डिस्टेंस है ना टोटल वो आपके पास जीरो ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आते हैं ना तो आपके पास ये जो इसका y कंपोनेंट है वो जीरो ही रहता है, यानी कि इस लाइन पे आपका y जो है वो जीरो रहता है, तो इनिशियल यहाँ से होता है और एंड यहाँ पे होता है, तो आपका y कंपोनेंट जो है वो ऑलवेज रिमेन जीरो इन द होल ट्रेजेक्ट्री। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका y कंपोनेंट होगा, बट आप इस पॉइंट पे नोट कर रहे हो और इस पॉइंट पे नोट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे y कंपोनेंट जो है वो जीरो रहेगा, दैट्स वाई आपका जो t है ये इक्वल आ जाएगा 2 vi sin थीटा। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पीपीएससी में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, डायरेक्ट या तो ये लगाते हैं या अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आएगा तो इसी जो है ना वो फार्मूला को लगा के अपने न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मुझे यहाँ से आपके पास इनिशियल स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ आपके पास एंडिंग पॉइंट है, इस कंप्लीट को ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करने के लिए उसको टी रिक्वायर्ड है। जब ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे इसका जो होगा ये बिल्कुल हाफ है, तो हाफ पे इसका क्या हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा,
यानी कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट t/2, तो आपने इसी t को डिवाइड कर देना होता है 2 से। देन आपके पास जो फार्मूला आता है vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अगर आपके पास एक सिंपल फार्मूला अगर आपको दिया जाता है, तब भी आपने इसको गौर से देखना है कि आपसे टाइम किस चीज का पूछा गया है। और अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज हम इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है और आपको थीटा दिया जाता है, तो आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है टाइम फाइंड करना है फॉर द मैक्सिमम हाइट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें भी कोई ऐसी हमारे पास खास चीज नहीं है, एफएससी का कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें से जस्ट फार्मूला याद रखना है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक हो गया। ए जो है वो आपके पास नेगेटिव जी है, और यहाँ पे आप वी आई वाई लिख लेंगे, और अगेन आपके पास हाइट जो है वो बनेगी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और हाइट आपके पास ये बन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आप रेंज कहते हैं। रेंज का भी आपको फार्मूला पता है, आर इक्वल टू वी टी होता है हमारे पास, और वी की जगह हम वी आई का और टी की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे। हमारे पास बनेगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जे। एक क्वेश्चन जो रेंज में से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कि आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी रेंज फॉर विच एंगल विल बी इक्वल। आपने एक छोटा सा ट्रिक है, दैट इज कि अगर आपके पास दो एंगल्स गिवन है और उन एंगल्स का सम जो है वो 90 आ रहा है, तो उसका जो रेंज होगी वो इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल 60 और 30 अगर एंगल होता है, तो उनकी जो रेंज है वो इक्वल होगी। आप इसको फार्मूला में पुट करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। कोई भी इनिशियल वेलोसिटी सेम लेकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 15 और 75, इट्स सम इज आल्सो 90, इसकी भी रेंज इक्वल होगी। 50 एंड 40, इसकी भी इक्वल होगी। 80 एंड 90, इसकी भी इक्वल होगी। यानी कि कोई भी दो एंगल अगर गिवन हो जिनका सम 90 हो, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रेंज है दैट विल बी इक्वल फॉर दीज बोथ एंगल्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो इस हवाले से आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड हाइट। इसके लिए आप इस चीज को जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। h डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू h स्टैंड फॉर हाइट, r स्टैंड फॉर रेंज, इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो आप यहाँ से इसको जो है ना, इस फॉर्मूला को डिफरेंट तरीके से आप एग्जामिनर जो है वो इसको निकाल के आपसे क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ r एंड h रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है। आर जो है रेंज है हॉरिजॉन्टल में, और एच जो है वो मैक्सिमम हाइट है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल इज, यानी कि आपके पास आपने यहाँ से थीटा फाइंड करना है, तो यहीं से आप फाइंड कर सकते हो दैट इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय r, और 10 इस साइड पे आ जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी बनता है। आप इसको यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपके पास अगर वैल्यूज आ जाती है तो आप वैल्यूज को भी पुट करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो आपने चीज याद रखनी है, दैट इज द दिस फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ टाइम टू रीच ग्राउंड। आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसको कितना टाइम चाहिए टू रीच द ग्राउंड। ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी, अगेन आपके पास वही आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर आएगा, टी इज इक्वल टू एस बाई वी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो पहले हमने टाइम कैलकुलेट किया था दैट वाज विद द वेलोसिटी, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी नहीं गिवन होती, आपको यहाँ पे वो रेंज दे देते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस दे देते हैं, आपको ये फाइंड करना होता है कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा आपके प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पे आने के लिए। सो दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू p इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाय g। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने ये देखना है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट है। तो एक चीज आपने याद रखनी है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 100% कन्वर्टेड इन द प्रोजेक्टाइल। ये पीपीएससी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 100% कन्वर्टेड है। तो आपके पास बच्चों, आपको पता है कि आपका जो वी एक्स है वो थ्रू आउट आपके पास ट्रैजेक्टरी कांस्टेंट रहता है। ऑल्दो के हाइट पे जो उसका वी एफ है वो जीरो होता है, तो वी एफ वाई जीरो होता है, वी एफ एक्स स्टिल जो है उसका वो कांस्टेंट रहता है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी में वी एक्स कंपोनेंट हमेशा सर्वाइव करता है। सो आपकी कभी भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100% जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप फार्मूलाज देख लें तो फार्मूला में आपको अगर इनिशियल थीटा गिवन होगा, इनिशियल एंगल गिवन होंगे, दैट इज एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, तो आप काइनेटिक एनर्जी टॉप पे निकालेंगे तो वहां पे भी आपको कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर टॉप पे निकालेंगे तो वहां पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे आपकी एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। So finally, conclusion क्या है? The trajectory of a projectile motion with kinetic energy cannot be converted 100% into potential energy. ठीक है, हमारे पास जो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी 100% कन्वर्ट नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक हो गया। सैंपल क्वेश्चंस आपके पास कुछ गिवन, इनको आप देख लीजिएगा। First is a baseball is thrown vertically upward into the air. The acceleration of the ball at its highest point is, आप इसकी जो acceleration है at highest point पे आपने वो find करनी है। ठीक है, next है at which point for the projectile its kinetic energy is completely converted into potential energy। इसमें point of projection है, maximum height है, hitting point है, और इसमें से आपने एक none या फिर आपके पास एक question आएगा, एक MCQ जो आएगा, option आएगा, that will be the not possible। Third question, third आपके पास जो sample question है, that projectile are the fired at a different angle with the same magnitude of the velocity such that they have the same range। ठीक है, उनकी रेंज भी सेम है, उनकी वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, और उनके एंगल्स जो है वो डिफरेंट है। एट व्हाट एंगल दे माइट हैव बीन प्रोजेक्टेड, के कौन से एंगल पे जो है उनकी उनकी रेंज सेम है। आप इस चीज को याद रखना है, रेंज सेम है उनकी, लेकिन आप ये चेक करना है कि कौन कौन से एंगल्स पे उनको थ्रो किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल क्वेश्चन है जी, एक प्रोजेक्टाइल is thrown with 19.6 meter per second, velocity at the 30 meter with the x-axis, time 30 degree, sorry 30 degree centigrade with the x-axis, time taken to reach the highest point। आपने यहाँ पे टाइम टेकन फाइंड करना है। नेक्स्ट में आपके पास बॉडी जो है उसको थ्रो किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका 60 एंगल बनता है। आपने उसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल क्वेश्चन जो है वो हमारे पास तीन किस्म के ट्वाइस जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, और ट्वाई 1 और ट्वाई 2 जो है वो सेम हाइट पर है, लेकिन उनकी रेंज डिफरेंट है। ट्वाई 3 जो है उसकी हाइट भी डिफरेंट है, उसकी रेंज भी डिफरेंट है। ठीक है, आपने फाइंड ये करना है कि कितने टाइम में वो ग्राउंड में पहुंचेगा, या कौन सा जो ट्वाई होगा वो पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा और कौन सा ट्वाई जो है वो बाद में ग्राउंड पे पहुंचेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके ट्रिक्स जो हैं वो और जो इसके फार्मूलाज हैं वो मैंने अपने लेक्चर में बता दिए हैं। अब आपने ये करना है कि आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, और अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम लोग अपना डिस्कशन सेशन रखेंगे जिसमें हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास इनसे रिलेटेड कोई और सिंपल क्वेश्चन या कोई ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपको समझ ना आ रहे हो तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, और फर्दर टॉपिक्स के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आपके पास जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आती रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।